नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश 24 की खबर। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है 2024 के हवाले से तमाम अहम सियासी खबरों पर नजर बनाए रखें। आइए शुरुआत करें। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी की जीत पर कहा कि 4 राज्यों के परिणाम उत्साहवर्धक है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ठंड शायद देरी से चल रही है और धीमी गति से आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बहुत शानदार विजय हुई है। जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद इसी तरह के बयान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। भाजपा ने देश भर में जश्न मनाया है। दरअसल इन राज्यों के चुनावों को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और इन्हीं से आइंदा आने वाले चुनावों को भी हर पार्टी की दमदार मौजूदगी को जज करने की कोशिश की जाएगी। इसी के चलते इन चुनाव के नतीजे इतनी अहमियत रखते हैं। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है। जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने ये माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी आराम से क्लियर मेजॉरिटी से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार की विजय बहुत बड़ी है। कुछ लोगों ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर है और कुछ ने कहा कांटे की टक्कर है, लेकिन ना कांटा मिला ना टक्कर मिली। इस बार की विजय बहुत बड़ी विजय है। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, टाइगर अभी जिंदा है, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। जनता ने ऐसा प्रेम और आशीर्वाद दिया। अभी कुछ सीटें में देख रहा था, जैसे हम 200 वोट से हार गए, 12 मतलब कुछ सीटों के नाम अभी चल रहा है। 200 300 वाली सीटें भी वोट जुड़ जाती तो 180 के पार हो जाती। इस बार की विजय बहुत बड़ी विजय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने कहा, मैं अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला और उन्हें बधाई दी। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो वो भी मुझे बधाई देने आए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल रहेंगे, लेकिन हम प्रदेश हित में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे, तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सके मदद करेंगे। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है। प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बनी रहे और इसमें जो हमारा योगदान हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। तो बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और तमाम नेताओं की तरफ से इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल आए चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार जश्न का माहौल है और इस जीत को 2024 की जीत से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन है ये देखा जा रहा है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी कभी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए देश का विरोध करने लगती है। कांग्रेस को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि देश हित में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष परिपक्व नहीं है। हारने के बाद यही होता है कि कांग्रेस या तो ईवीएम पर आरोप लगाती है या प्रशासन पर आरोप लगाती है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत सही कहा है। कांग्रेस जिस तरीके से उस दिशा में जा रही है और कभी कभी तो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि देश हित में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष परिपक्व नहीं है। लेकिन जो चुनावी इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत साहब, मायावती ने संदेह जताया है कि ये जीत जो है ये पच नहीं रही है। कैसे एक तरफा जीत हासिल हुई भाजपा को? हमेशा ही जब भी हारने के बाद यही होता है, या तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश का मूड साफ हो गया है। 2024 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व को ही जनता समर्थन देगी। मिजोरम में भी कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। बहुत क्लियर हो गया है और मोदी जी के नेतृत्व में सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व को ही पूरा लोग सपोर्ट करेंगे और फिर से वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मिजोरम में तो कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ हमेशा कांग्रेस और रीजनल पार्टी के बीच में वहाँ चुनाव होते थे। अब इस बार कांग्रेस का वहाँ से भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। बहुत क्लियर हो गया है और मोदी जी के नेतृत्व में सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस वक्त मोदी जी का ज्ञान कहाँ था। वो समय समय पर अपने ज्ञान निकालते हैं। भाजपा के पास प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा नहीं, तो ये भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की नहीं, मोदी जी की जीत है। उन्हें ये मान लेना चाहिए। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हम इस पहले वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र राजनीति में इस तरह के परिणाम आते हैं। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए उन्हें काफी तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में परिणाम दूसरे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव के नतीजों पर कहा कि तेलंगाना की जनता ने एक फैसला लिया है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। पिछले 10 सालों में केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना में विकास हुआ, लेकिन हम जनता के फैसले की इज्जत करते हैं। तेलंगाना की आवाम ने एक फैसला लिया है
और हमको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। यकीनन पिछले 10 साल में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, तरक्की हुई। हैदराबाद में एक उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। और मुझे यकीन है कि केसीआर एक बड़े कायद हैं, वो जो भी होगा वो आगे रहेंगे और हमारी नेक तमन्नाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐसी जीत होगी, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है। तेलंगाना संतोष का विषय रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की पूरी बात थी। नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं विधायक नहीं रहूंगा, लेकिन जनता अब मुझे जहां चाहेगी मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन भाजपा की इतनी एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो उस बात को नहीं भांप पाया था। और राजस्थान तो डगमग था, हर 5 साल में बदलती है सरकार, ये सब मानते थे और टफ भी था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो करीब करीब ठीक रहा। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पक्ष में गया, तो वो संतोष का विषय है, वरना छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे। तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। सांसद संजय राउत ने भी चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नतीजों के बावजूद इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जनता ने वोट दिया और 5 राज्यों में चुनाव हो गए। जम्मू कश्मीर में 6 से 7 साल से चुनाव नहीं हो रहे। हम भी भारत का हिस्सा हैं और हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जीत और हार तो होती रहती है, हमें हार जीत से सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया और 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो गए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए, क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है। जींद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में अगली हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और उसके बाद हरियाणा में अगली हैट्रिक लगेगी।
आप लोग अपनी कमर कस लें। तो नतीजों से हौसले बुलंद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए हैं कि 2024 में भी जीत पक्की। हमारा चिंता करने वाला मोदी जी की सरकार जैसी चिंता कर रही है, हरियाणा में भी हम चिंता कर रहे हैं। इसका परिणाम कल आपने देख लिया। कल परिणाम देखा ना, 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है। समझो कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है। अब अगली हैट्रिक मोदी जी की लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने 85 पार का नारा दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों में उत्साह है, जिस कारण हरियाणा में बीजेपी 85 पार जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार सीएम बन रहे। 24 की हम बात और कर रहे हैं और जो आपका एक बयान वायरल हो रहा है काफी कि 80 पार हरियाणा में आप लोग जाते हुए नजर आएंगे। मैं लोगों का जो उत्साह देख रहा हूं और कार्यकर्ताओं का जोश देख रहा हूं। लोग मिलते हैं, मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं। मैं उस आशीर्वाद, जो उनका प्यार मिल रहा है, मैं उस बिहार के ऊपर कह रहा हूं। मैं उनके चेहरों को देखता हूं। जब चेहरों को देखता हूं तो जब आकर के वो बोलते हैं कि ये 85 पार, जो 1985 के अंदर 85 सीटें एक तरफा गई थी, तो ये स्थिति अब हरियाणा के अंदर पैदा हो रही है। ये 85 पार जाएंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा तंज किया और आम आदमी पार्टी को जेजेपी बताया। आम आदमी पार्टी अब जेजेपी बन गई है, ये कहना है अनिल विज का। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत जब्त पार्टी बन गई है, उनका हिंदुस्तान में नाम नहीं रहा। तो ये बड़ा हमला किया आम आदमी पार्टी पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने चुनाव के नतीजों पर कहा कि हम जनाधार का सम्मान करते हैं। नतीजे निराशाजनक है लेकिन हम हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हार कर फिर खड़े होना बहादुर योद्धा का काम है। हमारे कार्यकर्ता बहादुर योद्धा है। चार राज्यों के नतीजे आए, छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव हुआ, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है। 5 साल पहले हमारी सरकार बनी और 5 साल से हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, निश्चित रूप से जनता ने पीएम मोदी के विकास पर मोहर लगाई है और पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है तो पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी। निश्चित रूप से जनता ने प्रधानमंत्री जी के विकास के ऊपर विश्वास और मोहर लगाई है और मोदी जी की जो गारंटी है उसके ऊपर विश्वास किया है। और निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इसके जनता का आशीर्वाद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य जो है वो उन पर विश्वास किया। और जो राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार थी, उस अशोक गहलोत की सरकार के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को एक नंबर पे रखा।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने गारंटी दी तो लोगों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि अगर मोदी की गारंटी है तो 100% ये पूरी होगी। इसके भरोसे ही 3 राज्यों की जनता ने राज्यों में बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया है और इसके लिए मैं उन राज्यों की जनता का धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से ये बड़ी कामयाबी है इन तीनों राज्यों में जो हैट्रिक बनी है, तो निश्चित रूप से आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक बनने का काम है। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता, उनकी कार्यशैली, कार्य क्षमता, देश को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प, गांव गरीब तक जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शिता के साथ उसके चेहरे तक पहुंचाना, उसके घर तक पहुंचाना, इससे पूरे देश में साख। टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अगर आप ईडी सीबीआई के दम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो आप लंबे वक्त तक सत्ता में नहीं रहेंगे। अगर आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखें तो कांग्रेस बहुत कम अंतर से चुनाव हारी। मुझे लगता है कि आपस में जो राजनीतिक मतभेद था तो इससे पहले से ही सुधार कर प्रयास किया जाता तो चुनाव के नतीजे ये नहीं आते। अगर आप ईडी सीबीआई के ऊपर लड़ाई करके आप पक्ष में रहना चाहते हो तो ज्यादा दिन तक आप पक्ष में नहीं रह सकते या पावर में नहीं रह सकते। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो, बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। 2024 में भाजपा कम से कम 400 सीट जीतेगी और मिशन 400 पार होगा। तो 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी हौसले से लबरेज है और तमाम नेताओं ने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार और उनके चेहरे को दिया है। इसी के साथ ही 2024 को लेकर भी बीजेपी के खेमे में नई उम्मीदें जोर पकड़ चुकी हैं कि 2024 में भी जबरदस्त अक्सरियत के साथ पार्टी जीत हासिल करेगी। जीत है वोट उन्हीं के नाम पर। 2024 के इलेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन कहा जा रहा है और इंडिया ब्लॉक को आप देखते हैं यहाँ पे जिस तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीतेगी। मिशन 400 पार प्रधानमंत्री जी की जीत है वोट उन्हीं के नाम पर। 2024 के इलेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन कहा जा रहा है और इंडिया ब्लॉक को आप देखते हैं यहाँ पे। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल चुनाव की फंडिंग का जिम्मा भूपेश बघेल पर था। इस विषय पर जांच होनी चाहिए जिसमें हिमाचल चुनाव से जुड़ी बातें सामने आएंगी। महादेव ऐप के तार हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप लगाया गया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से। बघेल जी यहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी चुनाव के दिनों में आते जाते रहे, क्योंकि उनको चुनाव का प्रभारी यहां पर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस वाले इस बात को लेकर के बार बार हर जगह कहते छत्तीसगढ़ मॉडल का कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हुआ है तो उसमें फंडिंग का जिम्मा उनके लगाया था। तो ये जो 508 का जिक्र आ रहा है, जो महादेव को भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्हें, भगवान महादेव को भी छोड़ा नहीं। महादेव ऐप का जो जिक्र है तो उससे कुछ ऐसे कनेक्शन निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द किया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेंपल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ